ये ज्योग्राफी का हमारा पार्ट 5 है और आज की लेक्चर में हम एटमॉस्फेयर देखेंगे, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देखेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर देखेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर से रिलेटेड मतलब लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब कभी ना बहुत सारे अगर आप पेपर देखो उठाकर तो इसको आप एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन क्या है। देखो अर्थ का एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, दो पार्टिकल्स हैं, एरोसोल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका सबका रोल है, ऐसा नहीं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसका कोई रोल नहीं है, इसका बहुत बड़ा रोल है। जितने भी हमारे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं वो उसी की वजह से होते हैं, एरोसोल की वजह से, और भी इनका बहुत सारा रोल होता है। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के कंपोजिशन में कौन कौन सी गैसेस है। देखिए अर्थ के कंपोजिशन में बहुत सारी गैसेस हैं जिसमें से 78% नाइट्रोजन मिलती है, फिर 21% बोला जाता है, और इसको 78% बोल देते हैं जनरली। इसके पॉइंट वाला सिस्टम हटा देते हैं और इसको लगभग अप्रोक्सीमेट 21% लिया जाता है। तो एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ आसपास की वैल्यू देता है तो आप याद रखना। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, इनके बारे में भी देखेंगे इनका क्या रोल होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। और ऑक्सीजन 21% या 20.95%, और जो आर्गन है वो 0.93% है। देखो 99% जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है 99%। बाकी 1% रिमेनिंग गैसेस है, अदर गैसेस है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस मिलती है। तो इसमें से एक कोड याद रखना, ये वाला N4 नाइट्रोजन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको इधर की साइड लिखता हूँ कि नो नाइट्रोजन NO, नो AC। ठीक है, N थोड़ा सा तो याद रह जाए बस, किसी भी तरह से तुक्का मारकर। तो जैसे N, पहले वाले N का मतलब हो गया ये जो N लिखा हुआ है नाइट्रोजन, फिर लिखा हुआ है ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मिलती है, एंड देन ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में आर्गन, एंड देन कार्बन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलती है हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 0.03। वैसे इसका जो कंपोजिशन है वो अब जा इतना हो चुका है और इतने मतलब जो इसका जो कंपोजिशन बदल चुका है, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से ये बढ़ गई है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम। उसके बाद में आप ये बस 2-3 तो कर लेना याद, क्योंकि हो सकता है आपको असेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले, तो ये आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमने कंपोजिशन देखा है, इससे पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस का क्या रोल होता है, भाई क्यों है वो गैस, तो उससे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं भाई क्या रोल है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, इनका। तो ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पर। तो ऑक्सीजन का तो जितने भी यहाँ पर चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनकी लाइफ ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल नहीं। दूसरा, ये जो ऑक्सीजन है इसके बिना आप कंबशन कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मतलब कंबशन कंट्रोल का मतलब आप किसी भी चीज को जला नहीं सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जो ये एनसीईआरटी में शायद कराया भी जाता था, अब पता नहीं, कि अगर आप एक कैंडल लो और कैंडल के ऊपर आप एक ग्लास डाल दो, ग्लास रख दो या एक बड़ा सा बकेट रख दो, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जब तक उसमें ऑक्सीजन रहती है वो कैंडल जलता रहता है, फिर कुछ टाइम के बाद कैंडल बुझ जाता है बिना किसी हवा के। तो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से ही चीजें जलती है। तो इसलिए ये जो कंबशन है, कंबशन को जो प्रमोट करने का काम यही करता है। विदाउट द ऑक्सीजन कंबशन पॉसिबल नहीं है हमारे अर्थ पर। दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या काम है, ये जो कंबशन है उसको कंट्रोल करता है। समझ गए आप? आग लगाने का काम किसका है? ऑक्सीजन का। फिर उसको कंट्रोल कौन करेगा? नाइट्रोजन। तो ये हमारा, वैसे नाइट्रोजन अलग इनकी अपनी साइकिल होती है, पेड़ों के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है क्योंकि वो अमोनिया बनाते हैं उनसे। तो
वो वैसा अलग ही टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर था। और नाइट्रोजन को ये थोड़ी किसी ये जो नाइट्रोजन गैस होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, ये किसी से इतनी जल्दी आसानी से रिएक्शन नहीं करती है, तो इसको इनर्ट गैस की कैटेगरी में भी रखा जाता है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का तो मतलब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर दें। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूरी धरती पर खत्म होगी तो लाइफ तब भी नहीं रहेगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ गई, लाइफ तभी भी नहीं रहेगी। तो इसका बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन अभी क्या है, ये अनबैलेंस हो रही है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन है, इंसान जो है, वो अपनी जो अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहा है, उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, और उसके लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल है हमारे फॉसिल फ्यूल्स। जैसी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, लोग लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो फ्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, फ्यूल्स की जरूरत पड़ेगी तो आप जो आपको जलाने के लिए कोयले के सिवा और कुछ नहीं है। अभी हालांकि जो पूरे वर्ल्ड में एक ट्रांजिशन देखने के लिए मिल रहा है कि वो कार्बन को छोड़कर जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज उसकी ओर देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इवन बहुत बड़ा एक जो है फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो एक लंबी, और इतना ऐसा नहीं कि ये चलो 20 साल के बाद ये हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो अभी भी हालात आपने देखा हो, कहीं पर बाढ़ वाले हालात हैं, कहीं पर टेम्परेचर दिल्ली जैसे शहरों में टेम्परेचर 50 डिग्री चला गया है। तो उसका एक रीजन यही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पर इस पर जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग तरीके से। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देखिए मैं यहाँ पर जरा थोड़ा सा एक आपको इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है आयोग यहाँ से क्वेश्चन दे, और दिए हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दिए नहीं है, दिए क्वेश्चन। जब भी हमारी जो अर्थ होती है, तो अर्थ पर, ये अर्थ है हमारा और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर बहुत सारी गैसेस हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी है, चारों तरफ फैली हुई है। और सन की जब रे आती है, तो ये जो रे होती है सन की रे से ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो सन से रे आती है वह शॉर्ट वेव, ठीक है, शॉर्ट वेव की होती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन की होती है। तो ये हमारी अर्थ पर आएंगी। आने के बाद जैसी हमारी अर्थ पर, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो शॉर्ट वेव की रेडिएशन आई, ये शॉर्ट वेव की रेडिएशन आई हमारी अर्थ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए दरवाजे खोल देती है। समझ गया? आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन जो सन से आती है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्रांसपेरेंट की तरह काम करती है, जिसकी वजह से ये गैस ये जो लाइट होती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होती है, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से निकलकर अर्थ की सरफेस पर आ जाती है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, अर्थ की सरफेस पर आ गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर जितने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस के मॉलिक्यूल होंगे, अर्थ कुछ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि अर्थ को भी हीट की जरूरत होती है, क्योंकि अर्थ को इतना बड़ा जो है अपने जो एटमॉस्फेयर चारों तरफ पेड़ पौधे उन सबको एनर्जी देनी होती है, खाना बनाना होता है, बहुत काम करना होता है, हीट की जरूरत होती है। अर्थ कुछ हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ हीट को बाहर की ओर रिलीज करेगी, ठीक है, कुछ हीट को जो बाहर की ओर रिलीज करेगी। ये जो बाहर की ओर अर्थ ने हीट को रिलीज किया, ये लॉन्ग वेव होती है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, जब ये अर्थ से बाहर की ओर निकलना चाहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने दरवाजे बंद कर देती है, इसको आने ही नहीं देती, जिसकी वजह से ये अर्थ से निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसको रोकेगी, फिर इसको वापसी भेज देगी, ये फिर से आना चाहेगी, फिर से वापसी भेजेगी। तो इसका बहुत सारा अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाता है, जिसकी वजह से ये गर्म कर देता है इस पूरे एटमॉस्फेयर को, और ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछा गया आयोग के द्वारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इनकमिंग रेडिएशन के लिए, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए एक जो इंसुलेशन आता है, जो हमारा सन का प्रकाश आता है, उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट की तरह काम करती है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अर्थ पर वो रेडिएशन टकराती है, अर्थ उनको यूज करती है, और फिर अर्थ उन रेडिएशन को लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकालती है, लॉन्ग वेव की फॉर्म में बाहर निकालती है। और जब ये लॉन्ग वेव की रेडिएशन
इन मॉलिक्यूल्स इन गैस के मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो अपने दरवाजे इनको जाने से बाहर मना कर देती है। अगर वो बाहर चला जाए, वो रेडिएशन बाहर चली जाए, लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारी अर्थ से बाहर चली जाए, तो होगा ये कि जो हमारा टेम्परेचर अर्थ का वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से वो पूरा ट्रैप करके रह जाता है। और तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ज्योग्राफी का, कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म कैसा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मैंने इस पॉइंट को कहीं डाला नहीं है तो अब मुझे याद आ गया। अब शॉर्ट वेव रेडिएशन की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो ये अर्थ है और ये हमारा सन है, हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर, गैस के धूल, पार्टिकल, एरोसोल, दुनिया भर के पार्टिकल्स घुसे हुए हैं। तो जब ये पार्टिकल्स, ये हमारा अर्थ हो गया और ये हमारा सन हो गया, तो यहाँ से जब रेडिएशन आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आएगी, तो क्या इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, या जब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन अर्थ पर आती है, अर्थ इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद इनको मतलब खा जाएगी, खाने के बाद वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल को छोड़ेगी, बाहर की ओर छोड़ेगी, तो क्या इनकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उसकी वजह से हमारे अर्थ का बहुत ही कम पार्ट गर्म होता है, हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर बहुत ही कम पार्ट उसका गर्म होता है। लेकिन जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल है, लॉन्ग वेव रेडिएशन है, लॉन्ग वेव रेडिएशन का मतलब अर्थ खाएगी, खाने के बाद उसको बाहर निकालेगी लॉन्ग वेव की फॉर्म में, शॉर्ट वेव को खाएगी, खाने के बाद कुछ यूज करेगी, यूज करने के बाद बाहर निकालेगी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में। इस लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से ही हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ठीक है। तो मेनली तो कौन सा है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज द मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द वार्मनेस ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो जो गर्म करने के लिए हमारा जो एटमॉस्फेयर उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओजोन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ओजोन में यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ओजोन जैसे देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि डायग्राम में बहुत अच्छे से दिया गया है। देखिए, ओजोन जो होती है, जरा इसको समझने की जरूरत है। ओजोन कहाँ पर मिलती है? ओजोन, देखिए ये जो हमारा हम ये ग्राउंड है, मुझको वहीं दिखाना, उसको बताना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ और फिर से समझाता हूँ कि ओजोन, दो टाइप की ओजोन होती है, एक तो गुड ओजोन, तो एक बैड ओजोन। जो ओजोन ऊपर एटमॉस्फेयर पर मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, वो गुड ओजोन होती है, क्योंकि उसका जो काम होता है, देखिए आपको इसको समझे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड करो या कैसे भी रिलेटेड करो, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा जो अर्थ का ये सरफेस है और ये बाहर जो है गैस के पार्टिकल, गैसेस भरी हुई है, यहाँ पर ये गैसेस भरी हुई है। तो देखिए, और कुछ ही डिस्टेंस पर आपको पहली लेयर मिलेगी ट्रोपोस्फियर, फिर दूसरी लेयर मिलेगी स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में यहाँ पर ओजोन है, ओजोन है यहाँ पर ओजोन, इसको O3 लिखते हैं। लेकिन एक ओजोन सरफेस पे मिलती है, यहाँ पर सरफेस पे मिलेगी एकदम। जब आप मॉर्निंग या इवनिंग में सर्दियों में जा रहे हो तो आपको ओजोन मिलेगी, और आप मॉर्निंग इवनिंग में वॉक करने के लिए जाते हो तो ये ओजोन मिलती है आपको धरती पर। ये जो ओजोन होती है धरती पर, ये बहुत ही खतरनाक होती है, समझ गए आप। ये इतनी खतरनाक होती है, जब उसको आप इनहेल करोगे तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। हमारा जो कार्डियो वस्कुलर सिस्टम होता है उसको खराब कर देती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब कर देती है हमारा। तो ये जो ऊपर, इसलिए ये जो ओजोन होती है अर्थ की सरफेस के पास पाई जाती है, वो बैड ओजोन होती है। यहाँ पर जो बैड ओजोन मिलेगी आपको, ठीक है, और यहाँ पर जो ओजोन मिलती है वो गुड ओजोन होती है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। अभी हम इसको देखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर, गुड ओजोन हमेशा स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। गुड ओजोन क्यों बोला जाता है? देखिए, होता क्या है कि ये जो ओजोन यहाँ पर भरी हुई है ऊपर, ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, ये करते क्या है कि जब भी सन, ये जो हमारा सन है, सन से जब भी अल्ट्रावायलेट रे आती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे की भी अलग अलग टाइप है, तो ये मोस्ट ऑफ जो रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट रे को वापसी रिफ्लेक्ट कर देती है। अल्ट्रावायलेट रे इतनी खतरनाक होती है, अगर आपकी स्किन में चली जाए तो आपकी जो स्किन की जो सेल होती है उसको डैमेज कर देंगी। पत्ते जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो होनी बंद हो जाएगी। तो ये जो, इसलिए इसको गुड ओजोन बोला जाता है। इंसान, अभी आपने देखा हो कि ओजोन में होल हो गया, तो ओजोन में होल होने का मतलब यही कि जो ये फिल्टर करती अल्ट्रावायलेट रे को,
थोड़ा पार्ट ही अर्थ पर आता है। मोस्ट ऑफ जो खतरनाक चीजें होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रे में अलग अलग टाइप की होती हैं, अल्ट्रावायलेट भी इस टाइप से होती है, तो उनको जो हार्मफुल रेडिएशन होती है उसको ये बाउंसिंग बैक कर देती है एटमॉस्फेयर में वापसी, तो वो अर्थ पर नहीं आती। अर्थ पर केवल जितनी छोटी मोटी आती है, तो अगर आप बाहर निकलोगे तो आपकी स्किन पर क्या होगा, टैनिंग हो जाएगी, स्किन कैंसर हो जाएगा, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ओजोन होती, ओजोन के अंदर जो ओजोन से जो फिल्टर होकर अल्ट्रावायलेट रे आती है वो धरती पर आती है, और वो इतनी इसकी इंटेंसिटी उसको अंदर तक पेनिट्रेट करती है स्किन के अंदर, और स्किन के सेल को डैमेज कर देती है। तो इसलिए गुड ओजोन बैड ओजोन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो जो ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है, जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है वो गुड ओजोन है। यहाँ पर मैंने शायद डाला नहीं है, उसका काम यही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यूवी रे होती है, अल्ट्रावायलेट रे होती है, अल्ट्रावायलेट रे को बाउंसिंग बैक कर देती है। जो खतरनाक होती है, खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे होती है, उसको वापसी भेज देती है। और हमारी अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रे आती है, लेकिन इतनी नहीं आती है। अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो ये क्या काम करेंगी, ये जो है अर्थ पर आकर उसको नुकसान देंगी सारी चीजों को, स्किन वगैरह, कैटरेक्ट की आंखों में बीमारी हो जाएगी। या ये स्टेटमेंट्स अच्छे से कर लेना, आंखों की बीमारी हो जाती है, आंखों का जो है ये सेल डैमेज कर देती है। अब वाटर वेपर, देखिए वाटर वेपर इन सभी का होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा एक बैलेंस मात्रा में होना जरूरी है। लेकिन अगर कम होगी या ज्यादा होगी तो फिर ये नुकसान ही देगी। तो ये देखिए, ये भी एक जो है जो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। ये भी जो हीट होती है, हीट को ट्रैप कर लेती है। देखिए यहाँ पर लिखा, इट एब्जॉर्ब नॉट ओनली द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बट ऑल्सो द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में हमारे वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, जो सन होता है, सन से आने वाली जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, ये उनको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ गए? ये भी टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। और जब लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है सन से, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन आती है अर्थ से, ये अर्थ होगी, अर्थ की सरफेस से ऊपर उठेगी, तो इनको भी ये ट्रैप करती है। तो इसकी वजह से भी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब कुछ लेयर के बारे में देखते हैं। देखो लेयर से तो क्वेश्चन ऐसा है ना, आता ही आता है। जरा मैं आपको डायग्राम के पहले डायग्राम दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में दिखाता हूँ कौन कौन सी लेयर मिलती है हमारे पास। देखो ये जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। ये जो है नीचे वाला, यहाँ पर जहां मेरा पेन चल रहा है, थोड़ी सी ही हाइट पर, ज्यादा हाइट नहीं होती है, कहीं पर ही 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होती है। तो यहाँ पर मिलती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर एक लेयर है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लो, दूसरे वाले डायग्राम में देखो, तो यहाँ से ये यहाँ तक ट्रोपोस्फियर है, किस यहाँ तक, जहां पर ये ट्रोपोस्फियर खत्म हो जाती है उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। फिर दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाएगी, तो दूसरी जो लेयर स्टार्ट होती है उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन मिलती है। और ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर के बाद जो जहाँ स्ट्रेटोस्फियर यहाँ पर खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। और स्ट्रेटोपोज के बाद में जो दूसरी लेयर स्टार्ट होती है उसको मेसोस्फियर बोलते हैं। मेसोस्फियर जहाँ खत्म हो जाएगी उसको मेसोपोज बोलेंगे। और मेसोपोज के बाद फिर दूसरी लेयर हमारे पास थर्मोस्फीयर स्टार्ट हो जाती है। थर्मोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर में होता है आयनोस्फीयर। उसमें जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली चार्ज फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए उसको आयनोस्फीयर बोला जाता है। और जितनी भी हम फोन पर बात करते हैं, बोलते हैं हेलो कैसे हो, तो ये सारी की सारी क्यों होती है, क्योंकि जो रेडियो वेव होती है वहां से आयनोस्फीयर में जाती है, वहां से टकराती है, वो वापसी आती है। तो हमारा जो मैसेज है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो उसी पर टिका हुआ है। उसके बाद में एक्सोस्फीयर आती है, और एक्सोस्फीयर के बाद में बहुत सारा कुछ नहीं आता है बस। तो यहाँ पर मैंने लेयर दे दी आपको। तो पहला जो लेयर आएगी, अभी इसकी डिटेल्स हम देखेंगे। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है कि कौन सी लेयर क्या कहाँ पर आती है। तो ये लेयर के बारे में हो गया। हाँ देखिए, ये लेयर के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया है, थोड़ा सा आप समझ जाओ कि कैसे चीजें इसमें। ये डायग्राम में काफी चीजें मुश्किल भी लगेंगी, लेकिन आपको जितने आपके काम की चीजें केवल उसी को एक्सट्रैक्ट करना है आपको। फिर से मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिया है। अब तो हम बात करते हैं इनके। देखिए सबसे पहला आपको ट्रोपोस्फियर मिलती है जमीन के पास में, इसकी हाइट वेरी करती रहती है। पोल पर ये थोड़ी सी ऊंची होती है। क्यों ऊंची होती है? सॉरी, इक्वेटर पर इसकी जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है, और पोल पर थोड़ी कम होती है। उसके लिए एक कन्वेक्शनल करंट होती है, जो कि कन्वेक्शनल जो अभी ये हम जब प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे टाइम मिला तो। लेकिन आप समझ जाओ, बस इतना सा याद रख लो कि ट्रोपोस्फियर इक्वेटर पर उसकी जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है, और पोल पर उसकी हाइट कम होती है। कन्वेक्शनल करंट ही मेनली रेस्पॉन्सिबल होती है। हवाएं तेजी के साथ उठती हैं।
अब यहाँ पर जो जैसे मैंने कहा कि इसकी जो हाइट है वो वेरी करती रहती है। जहाँ पर ये खत्म होती है उसको ट्रोपोपॉज़ बोलते हैं। और इसमें एक बात याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जैसे-जैसे आप ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। इसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है? इसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन वैसे तो बहुत कम चांस है कि यूपीएससी में तो खैर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में तो खैर पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शायद नॉर्मल लैप्स रेट पूछा जाए। लेकिन फिर भी कर लेना, पता नहीं कभी-कभी ना उनको खुजली हो जाती है तो फिर वो मतलब कभी-कभी होता क्या है कि जो होते हैं ना, अब देखो सारे तो सारे ऐसे तो है होते नहीं कि भाई वो सारे सभी लोग सब सब कोई क्या क्या कोई नशा करके पेपर बना रहा है। उनको हमने देखा हो कितने क्वेश्चन गलत होते होंगे, डेटा भी ठीक नहीं होता है उनका। तो कोई पता नहीं सुट्टा मार के पेपर बना रहा है, क्या किसको दे रखा है, ठेका दे रखा है पेपर बनाने का, पता थोड़ी होता है। या तो ये बड़ी मुश्किल बात होती है। पता नहीं वो उसको क्या नशे में आ जाए समझ में, वो थोड़ी देखेगा यूपीएससी का क्वेश्चन किसका, वो ट्रक डालेगा। ये थोड़ा-सा याद रखना। जो हमारा जो लैप्स रेट है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर गए, तो आपका जो टेम्परेचर है वो 1.6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। दैट इज़ द नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है? तो इसी को बोला जाता है कि हाइट के ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, ये बहुत ही और मतलब कि वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, जिसमें इसमें ये सारे बादल बनेंगे, साइक्लोन इसमें बनेगा, फॉग इसमें बनेगा, हेल स्टॉर्म इसमें होता है। जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं ना, सारे के सारे इसी लेयर में होते हैं। ये जो लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, ये अनस्टेबल है। मतलब इसमें बादल दूर 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 करेंगे, बिजली कड़कड़ा रही होगी, पत्थर मतलब हेल स्टोन का मतलब ओले गिर रहे होंगे, तो वो सारे के सारे फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, वो सारा का सारा फॉर्मेशन होता है यहाँ पर ट्रोपोस्फियर। तो इस डायग्राम में अगर आप मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, तो डायग्राम में आप देख पा रहे होगे कि जितना भी ये वेदर फिनोमिना है, ये सारे क्लाउड बन गए यहाँ पर। तो उसके बाद में ऊपर आता है हमारे पास मैं इसके अंदर कोई एक डायग्राम अच्छे से ऐड करा दूंगा, तो फिर हमारे पास आ जाता है पर जो लेयर आती है, बस ये याद रखना जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। दूसरी जो लेयर आती है वो आती है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन मिलती है, यहाँ पर ओजोन लेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये जो लेयर है ना बड़ी शांत है। शांत का मतलब यहाँ पर कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता है कि यहाँ पर बारिश हो रही है। हाँ, क्लाउड्स मिलते हैं एक टाइप के, लेकिन उनको भूल जाओ। तो ये जो लेयर रहती है वो बहुत ही शांत लेयर है। ये वाली लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर की, जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बड़ी शांत रहती है। शांत रहती है तो यहाँ पर जितने भी हमारे जो पैसेंजर एयरप्लेन होते हैं, वो मेनली स्ट्रेटोस्फीयर में ही जाते हैं। क्यों? देखो, अगर आप ऐसी लेयर में जा रहे हो जहाँ पर बादल बरस रहे हैं, बिजली गड़गड़ा रही है, तो आपका जो प्लेन है वो डगमगाएगा और हो सकता है आपसे कंट्रोल ना हो और फिर एक्सीडेंट हो जाए। तो इसकी वजह से जो पायलट होता है वो अपने प्लेन को उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे जमीन से उड़ेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ऊपर वाली लेयर में चला जाएगा। तो जब ऊपर वाली लेयर में जा रहा होगा तो आपको यहाँ पर झटके लग रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तब वहाँ पर झटके नहीं लगेंगे। तो झटके लगने का मतलब यही होता है कि जो वेदर फिनोमेना वो हो रहा होता है, उसकी वजह से हवा भी चल रही होती है, तो वो झटके लगते हैं। अब ओजोन लेयर की वजह, यहाँ पर ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पूरी की पूरी शांत होती है और यहाँ पर पैसेंजर के लिए, जो पैसेंजर एयरप्लेन होती है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं, ट्रोपोस्फीयर हो गया हमारा। ट्रोपोस्फीयर के बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा जो है ओजोन होता है। तो उस जो यहाँ पर ओजोन मिलती है उसको ओजोन स्फीयर बोल देते हैं। ये एक अलग से कोई लेयर नहीं है, बस यहाँ पर ओजोन मिलती है। ओजोन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओजोन का काम क्या होता है कि जो हार्मफुल रेडिएशन होती है उसको बाउंसिंग बैक कर देते हैं, पीछे की ओर ही भेज देते हैं रिफ्लेक्ट करने के बाद में। तो ये मैंने आपको इसके बारे बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको बता दिया कि भैया जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर बड़ी शांत होती है। तो इसमें जो है पैसेंजर का जो एयरप्लेन होता है उसको बड़े आसानी के साथ उड़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट था। बात करते हैं मेसोस्फीयर। तो दूसरी जो लेयर आती है वो मेसोस्फीयर है। मेसोस्फीयर कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है अर्थ के एटमोस्फेयर में, तो ये सबसे ठंडी होती है। और यहाँ पर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेट्योर्स होते हैं वो इसी लेयर में, जो मेसोस्फीयर है उसी में जल जाते हैं। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला देखो, ये उड़ता हुआ एक, ये देख रहे हो आप, ये वाला ये जो रेड ये मेट्योर्स लिखा हुआ, ये मेट्योर्स आ रहे हैं। तो इसी लेयर में, कौन सी लेयर में,
ये थर्मोस्फीयर ऊपर है ये, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर आएंगे मेसोस्फीयर में, यहाँ पर आएंगे नीचे, ये देख रहे हो ना, ये नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पर जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी लेयर आती है, देखो यहाँ पर जो असेंड और इनको ऑर्डर अरेंज करने के लिए आता है क्वेश्चन पेपर। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करे हो, देखो मैं यहाँ पर जब भी जितने भी नोट्स बना रहा हूँ या जितने भी आपको लेक्चर बना कर दे रहा हूँ, ये सारे के सारे इसमें शायद कोई क्वेश्चन इक्का दुक्का बचेगा, वरना आप ये पढ़ने के बाद पिछले साल का क्वेश्चन एक भी नहीं बचेगा। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है बहुत ही कम चांस बचे, ठीक है। तो मैंने सारा कंपाइल करके ये बनाया आपको, मतलब आप थोड़ा विश्वास कर सकते हो। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा कि भाई ऐसा ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मैं आपका जो कोई सिलेक्शन कराने के लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, कि आपके बिना मेरा सिलेक्शन होएगा नहीं या मेरे मुझसे ही पढ़कर होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत अच्छे से तैयार, बस मैं आपको तैयारी के बारे में बता रहा हूँ कि एक कंप्रेहेंसिवली तैयारी की जाती है, तो वो कैसे की जाती है और कैसे चीजों को पढ़ना चाहिए कंप्रेहेंसिवली। पिछले साल के क्वेश्चन ही जरूरी नहीं होते कि पिछले साल के क्वेश्चन तो रट्टा थोड़ी आता है कि हाँ भाई वही आ जाएगा, कि भाई आपने जो रट लिया वही आ जाएगा। बस ये होता है कि आप पिछले साल का क्वेश्चन देखो किस टाइप के आ रहे हैं, उसके इर्द गिर्द भी घूमना चाहिए आपको कि आयो किस टाइप के। दूसरे पीसीएस का भी मैं जब पढ़ाता हूँ तो दूसरे पीसीएस का भी मैं कभी कभी क्वेश्चन दे देता हूँ कि वहां से कभी, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वो आ ही जाते हैं। तो मेसोस्फीयर के बारे में हमने देखा, मेसोस्फीयर में मेट्योर वंस हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने पीछे बताया था मेट्योरॉइड, एस्ट्रॉइडॉइड के बारे में बताया था, मेट्योर्स के बारे में बताया था, मेट्योरॉइड्स के बारे में बताया था, मेट्योराइट्स के बारे में बताया था मैंने, और मेट्योराइट क्रिएटर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट लेयर जो आती है, एक सेकेंड, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर काफी इंपॉर्टेंट लेयर है। देखिए थर्मोस्फीयर में कुछ देखो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। थर्मोस्फीयर में एक लेयर होती है आयन। आयन क्या होते हैं, ये जो गैस होती है, गैस के चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो गैस के चार्ज पार्टिकल जब होंगे, गैस के चार्ज पार्टिकल जब आप बोलोगे नीचे से हेलो, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं गाँव में, अब हेलो, अब हेलो अब अलग तरीके से बोलते हैं। तो अब जब बोलेंगे ना अबे हेलो, तो उनका जो अबे हेलो यहाँ जाएगा, इन चार्ज पार्टिकल से टकराएगा रेडियो वेव के थ्रू, और फिर वो जिस बंदे को बोल रहा होगा वो हेलो, तो वो उसको सुनाई देगा। तो मतलब जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो ये रेडियो वेव उसके लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। और रेडियो वेव जो होती है, जो थर्मोस्फीयर होती है, थर्मोस्फीयर में एक छोटा सा पैच होता है जहाँ पर वो आयन मिलते हैं, गैस के चार्ज पार्टिकल मिलते हैं, वो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करते चले जाते हैं, तो हम अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टेब्लिश कर पाते हैं। इसी के अंदर हमारा जो अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है, फिनोमेना देखने के लिए मिलता है इसी लेयर में। अब ये क्या होता है कि इसमें गैस की जो अर्थ होती है, मून होता है, सॉरी सन होता है, सन से जो सोलर विंड निकलती है, वो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से टकराती है। जैसे ही वो टकराएगी, वैसे मैंने पिछले वाले अगर आपने लेक्चर देखे हो तो मैंने उसमें एक डायग्राम दिखाया था जिसके अंदर जो अर्थ की जो विंड होती है, उसके जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जब वो अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं तो वो कैसे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज की वजह से ही हमारे जो दो फिनोमेना, आपको ये जो फिनोमेना ऐसे नहीं इक्वेटर पर दिखाई देंगे या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर दिखाई देंगे, ये आपको पोल के आसपास दिखाई देते हैं, समझ गए आप। अरोरा बोरियलिस ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इवेंट है, ये उसका उधर होता है। और जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस का मतलब ये होता है कि ये जो फिनोमेना है ये आपको सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देने के लिए मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोरियलिस ये कौन से जो लेयर्स होती हैं उसमें इवेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट थी जिसके बारे में यहाँ पर इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन होते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपने देखा होगा स्टैब्लिश है, जहाँ पर अभी सुनीता विलियम गई हुई हैं, और वो अभी वहां पर कुछ टाइम के लिए ट्रैप हो गई हैं। तो कुछ टाइम के बाद मुझे लगता है, मैं पढ़ रहा था तो जनवरी 2025 तक ही उनको बाहर से निकाला जाए, तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। तो वो इस इंटरनेशनल स्टेशन जो है वो इसी थर्मोस्फीयर में उसकी लोकेशन है। अब जो हमारे पास लास्ट है एंड जो एक्सोस्फीयर, इसको जो लास्ट लेयर होती है दैट इज द एक्सोस्फीयर। देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टेब्लिश किए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये इसकी हाइट वाइट देख लेना, बस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो मैंने आपको पीछे बताया बस वही इंपॉर्टेंट होती है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पूरा डिटेल में दे। हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो क्वेश्चन नहीं रखे हैं। मैं एक्चुअली क्या कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट वाला ये अलग लगा रहा हूँ। आपने अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया था, आपको जरूरी नहीं पिछले साल के क्वेश्चन करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, है ना। सब कुछ यहाँ पर निकाल कर रखा है। ये
जितना भी मैं आपको करा रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछे गए हैं। ठीक है? तो इसलिए आपको आप पिछले साल के ही क्वेश्चन करके जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये भी कर सकते हो, पिछले साल के बस मैं टेस्ट सीरीज़ लाने वाला हूँ, उसके अंदर सारे पिछले साल के क्वेश्चन होंगे। तो शायद मैं 2-1 दिनों में, मुझे अभी थोड़ा टाइम नहीं पा रहा, उनको अपलोड कर दूँगा और मटेरियल तैयार रखा हुआ है। तो आप जो है इन लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से देखना, क्योंकि आप उन क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर पाओगे और आप देखोगे कि आप में एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है? तो प्राइवेट सीरीज़ और बहुत सारे कि आप एन नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, रट्टा मार रहे हो। देखो, हर चीज़ पर रट्टा मारना भी नहीं चाहिए। कहाँ तक रटोगे? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ चीज़ को रट्टा भी मारना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए भी एग्री करता हूँ। भाई, पीसीएस का एग्ज़ाम की यूपीएससी का एग्ज़ाम, इवन यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी बहुत बहुत सारी चीज़ों को रट्टा मारना पड़ता है। तो हम ये अपना जो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।